कभी अफगानिस्तान, कभी श्रीलंका, कभी बांग्लादेश, तो कभी मिडिल ईस्ट। ये दुनिया के आज वो देश हैं जो या तो पॉलिटिकल फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं या फिर जंग की आग में जल रहे हैं। और कॉमन पता है क्या है? कॉमन है विदेशी ताकतें जो सबकी बर्बादी से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई दिखती हैं। फिर चाहे वो चाइना का श्रीलंका को कर्ज में डुबाने की राजनीति हो या फिर बांग्लादेश में सरकार गिराने के लिए यूएसए की साजिश। साफ दिखाई देता है साहब कि कैसे बड़ी सुप्रीम नेशन हमेशा से ही गरीब देश की कमर तोड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। हाल ही में सूडान में लगी जंग की आग भी इसी का नतीजा है। खुद तो अब यूनाइटेड नेशंस तक ने आरोप लगाया है कि अफ्रीकी देश सूडान में चल रही लड़ाई में फॉरेन प्लेयर्स आग में घी डाल रहे हैं। और ये कोई अकेला देश नहीं है। दुनिया के किसी भी अंडर डेवलप्ड देश को आप उठा लें तो विदेशी कड़ी जरूर मिलती है। मगर ऐसा क्यों गरीब देशों को बार बार बड़े नेशंस की नजर लग जाती है? जहां एक तरफ गरीब देश अपनी बेसिक नेसेसिटी मेंटेन करने के लिए भी फाइट करते रहते हैं, वहीं क्यों मोस्ट डेवलप्ड नेशंस इन्हें आगे नहीं बढ़ने देते? सदियों से चले आ रहे इस पूरे जियोपॉलिटिकल क्राइसिस की वजह क्या है और आखिर सूडान में क्या कहानी चल रही है? चलिए आज की इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब जान लेते हैं। देखिए, ये है सूडान, अफ्रीका में मौजूद एक ऐसा देश जो एक तरफ तो इजिप्ट और लीबिया जैसे देशों से घिरा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ इथियोपिया, साउथ सूडान जैसे देशों से घिरा हुआ है। इसकी आबादी तो आज 4.5 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन यहाँ 13% लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन $2 की कमाई पर ही जी रहे हैं। और एक बड़ी पॉपुलेशन तो ऐसी है साहब जिसके पास ना तो काम है और ना ही खाने के लिए खाना। इतनी बैड कंडीशंस में भी ये देश पिछले 1 साल से युद्ध की आग में जल रहा है। ऊपर से देखने पर यह लड़ाई हालांकि केवल एक गृह युद्ध की लड़ाई लगती है, लेकिन खुद यूएन भी मानती है कि बाहरी शक्तियों ने इस लड़ाई को और बढ़ाया है। और ये बाहरी शक्ति है यूएई, जो यहाँ से 3000 किलोमीटर दूर है। लेकिन फिर भी इस देश की लड़ाई में उसे इतना इंटरेस्ट है कि गृह युद्ध को लंबा चलाने के लिए वो किसी एक पक्ष को हथियार, सैनिक तक मुहैया करा रही है। और ये केवल एक देश नहीं बल्कि ग्लोबली दुनिया के हर कोने में किसी दूसरे देश की बर्बादी में हमेशा एक बड़ी शक्ति का हाथ होता है, जो कभी कभार तो उनके पड़ोस में भी नहीं होते, लेकिन फिर भी वो ऐसा करते हैं और मरती गरीब जनता की कमर तोड़ देते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि भला ऐसा क्यों और ऐसा करने से मिलता क्या है, तो इसके कई कारण हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है साहब कि कोई भी देश किसी दूसरे देश को बर्बाद करने की सोच से नहीं निकलता है, लेकिन बड़ी फोर्स हमेशा छोटे देशों को इसलिए टारगेट करती है क्योंकि इससे उन्हें कोई बड़ा बेनिफिट मिलता है। ये बिल्कुल ब्रिटिशर्स की कॉलोनाइजेशन की पॉलिसी जैसा ही है। जैसे ही समुद्री रास्तों से ब्रिटिशर्स ने दुनिया के दूसरे देश तलाशने शुरू किए, तो उन्हें वहां जितने रिसोर्सेज मिले उसे उन्होंने एक्सप्लॉइट करने की पूरी कोशिश की। इसी तरह आज सब देश आजाद तो हो गए, लेकिन कई डेवलप्ड नेशंस आज भी इसी माइंडसेट पर चल रहे हैं कि दूसरे देशों के रिसोर्सेज उन्हें कम दामों पे मिल जाएं। और जब ऐसा नहीं होता तो वो वहां के पॉलिटिक्स में उलटफेर करने से भी बाज नहीं आते। इसकी शुरुआत हालांकि कभी ब्रिटेन ने की थी, लेकिन आज इस एक्सप्लॉइटेशन की बागडोर अमेरिका, रशिया और चाइना जैसे देशों ने पकड़ी हुई है। कभी किसी कंपनी के रास्ते या फिर कभी किसी ट्रीटी पॉलिसी के रास्ते ये रिसोर्सेज से रिच देशों में घुसते हैं। जब तक इससे उन्हें प्रॉफिट मिलता है तब तक तो सब कुछ ठीक है। जब ऐसा नहीं होता तो ये उसे राजनीतिक, आर्थिक लेवल पर उस बर्बादी की राह पर ले जाते हैं जहां ये देश बर्बाद हो जाते हैं। इसका सबसे प्राइम एग्जांपल ईरान और अमेरिका की दुश्मनी के रूप में मिलता है। यहाँ अमेरिका तब तक ईरान की सच्ची दोस्ती निभाता रहा जब तक उसे इससे ऑयल मिलता रहा, लेकिन जैसे ही अपना तेल इसने अमेरिका को देने से मना कर दिया, वैसे ही अमेरिका ने इस देश को पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया। जिस किसी लीडर ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई वो या तो मारे गए या अमेरिका के लिए दुश्मन बन गए। और आज आलम यह है कि अमेरिका ईरान को एक टेरर फंडिंग नेशन की तरह देखता है। खैर, ये केवल एक अकेला देश नहीं है, बल्कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में उस हर देश में इन्वॉल्व है जिसके पास रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज के अलावा गरीब देशों को एक और वजह से टारगेट किया जाता रहा है, और वो है इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश करने की ललक। इसमें चाहे मिडिल ईस्ट हो या एशिया के अफगानिस्तान जैसे देश,
यहाँ अपना इन्फ्लुएंस जमाने के लिए रशिया और अमेरिका ने जिस तरह का ग्रेट गेम खेला, उस आग में कहीं ना कहीं पूरा अफगानिस्तान जलकर राख हो गया। यहाँ पहले ब्रिटिशर्स, फिर रशिया और आखिर में अमेरिका ने अपना पॉलिटिकल पपेट बिठाने की कोशिश की। अमेरिका ने तो रशिया को निकालने के लिए खुद तालिबानियों और मुजाहिदीनों को सपोर्ट करना शुरू किया था, लेकिन जब ये जंग की आग उन पर ही भारी पड़ने लगी तो इनके खिलाफ ही अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर शुरू किया और कई सालों तक अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ी। जाहिर है इसमें अमेरिका के तो केवल अरबों खर्च हुए, लेकिन अफगानिस्तान के लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया। ऊपर से जब अमेरिका को लगा कि उसका अफगानिस्तान से मतलब खत्म हो चुका है, तो तालिबानियों के हाथ में ही पावर सौंपकर ये सुप्रीम पावर वहां से एग्जिट हो गई। आज तालिबान की क्या हालात है ये तो सभी जानते हैं, और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि सभी बड़ी पावर्स ने इस पर अपना इन्फ्लुएंस जमाने की कोशिश की और एक अंडर डेवलप्ड देश होने के कारण ये खुद को बचा नहीं पाया। अब तीसरा और आखिरी कारण है स्ट्रैटेजिक लोकेशन। देखिए, किसी भी सुप्रीम पावर का इंटरेस्ट छोटे देशों में तभी उठता है जब उसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन काम की हो। अमेरिका इस हद तक ईरान के पीछे इसलिए भी पड़ा रहता है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इसकी पोजीशनिंग काफी स्ट्रांग है। इतनी स्ट्रांग है कि मिडिल ईस्ट का सारा व्यापार ही इस रास्ते से होता है, और अगर ईरान इस पॉइंट पर चोक करता है तो वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। खुद ईरान भी इस बात को जानता है और अमेरिका का इंटरफेरेंस उसे यहाँ जरा भी पसंद नहीं है। वहीं जरा भारत की तरफ आए तो ये कहानी हमारे साउथ एशियन रीजन में होती दिखती है, जहां अपने डोमिनेंस की धाक बरकरार रखने के लिए चाइना भारत को घेरने की कोशिश करता है। ये उसके ज्यादा डेवलपमेंट का ही नतीजा है कि वो सभी पड़ोसी देशों को कर्ज की जाल में फंसाकर अपने हितों के लिए उन्हें एक्सप्लॉइट करता है। ऐसा इसलिए भी है साहब क्योंकि इंडिया की जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है उसके चलते कहीं ना कहीं चाइना की गर्दन भारत के हाथों में आती है। अब अगर कभी भी युद्ध की सिचुएशन बनती है तो इसकी पूरी संभावना है कि भारत स्ट्रेट ऑफ मलक्का के जरिए चाइना का ऑयल एंड ट्रेड एक्सपोर्ट चोक कर दे। ऐसे में जाहिर है कि अपनी इसी कमी को छिपाने या भारत के हाथ से कंट्रोल लेने के लिए चाइना कभी श्रीलंका तो कभी नेपाल और बांग्लादेश को अपनी तरफ करने की कोशिश करता है, ताकि इन गरीब देशों में पॉलिटिकल क्राइसिस को जन्म देकर वो अपने मनमाने ढंग से रीजन को डोमिनेट कर सके। कुल मिलाकर कॉलोनियलिज्म भले ही खत्म हो चुका है, लेकिन ग्लोबल कंट्रोल रखने का खेल अभी भी जारी है और इसे अब एक नया नाम मिल गया है, जिसे कि जियोपॉलिटिक्स का शतरंज कहा जाता है। आज अफ्रीका की तरफ अपनी नजर दौड़ाएं तो इन देशों में भी यही खेल जारी है। किसी देश में जंग के नाम से तो किसी देश में सिविल वॉर के नाम से ये लड़ाई चल ही रही है। इसमें भी बड़े प्लेयर्स ही शामिल हैं, और केवल आज के टाइम पर सूडान की बात करें तो कई बाहरी शक्ति इस देश को बर्बाद कर रही है। अगर आप सोच रहे हैं कि वो कैसे, तो वेल इसकी कहानी आज से नहीं बल्कि 50 के दशक से शुरू होती है। दरअसल 50 के दशक में आजादी के बाद से ही इस देश में अस्थिरता रही। लोकल समूह वहां सत्ता के लिए लड़ते रहे। पिछले साल अप्रैल में यह लड़ाई बेहद खतरनाक हो गई, जब 2 सैन्य गुट के जनरल ही आपस में भिड़ गए। सूडान सेना की कमांडर जनरल अब्देल फतह अल बुरहान और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स के कमांडर जनरल मोहम्मद हमदान दगालो के बीच शुरू हुई जंग सत्ता को लेकर थी। जैसे कि आमतौर पर होता है कि ये लड़ाई भिड़ाई एक समय के बाद रुक जाती है, जब दोनों के पास हथियार या बाकी रिसोर्सेज कम पड़ने लगते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसी के चलते आज सूडान में हालात ऐसे हैं कि करीब 7 मिलियन से ज्यादा लोग देश के भीतर ही माइग्रेट कर चुके हैं। वहीं लगभग 2 मिलियन पड़ोसी देशों में भाग गए हैं। आम जनता की हालात बद से बदतर हैं और अनुमान है साहब कि पिछले साल अप्रैल में युद्ध शुरू होने के बाद से 20,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, और इसके बाद भी मानवीय मदद तो दूर, दूसरे देश लड़ाई को कुछ हद तक भड़का ही रहे हैं। खुद यूएई जैसे देश ने तो इस लड़ाई को और ज्यादा भड़काने के लिए सबसे ज्यादा पैसे लगाए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भला यूएई ऐसा क्यों कर रहा है। ऊपर बताई गई 3 वजहों में से कौन सी वजह यूएई पर फिट बैठती है कि वो सूडान जैसे गरीब देश को बर्बाद करना चाहता है। पहले इस देश ने सूडान को ऐसे मौके की तरह देखा जो मिडिल ईस्ट से लेकर ईस्ट अफ्रीका में उसकी जड़ें मजबूत कर सकता है। यही वजह है कि इस देश ने साल 2018 से सूडान में भारी निवेश शुरू कर दिया। यूएई ने वहां रेड सी के साथ बंदरगाहों और खेती में भी जमकर इन्वेस्ट किया। बता दें कि यूएई 90% से ज्यादा फूड सप्लाई आयात करता है। उसके पास जमीन नहीं, अब उसका फोकस इस बात पर है कि सूडान की जमीनों को वो खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल करे।
ताकि आयात कम से कम हो जाए। मौका देखते हुए यूएई ने आर्मी और पैरामिलिट्री के साथ भी मेलजोल बढ़ाया। ये उसे सूडान में बने रहने में मदद कर सकता था और यही हुआ। सिविल वॉर शुरू होने पर यूएई ने खुलकर रैपिड सपोर्ट फोर्स का पक्ष लिया और इसी साल यूएनएससी ने भी यूएई पर सूडान में लड़ाई भड़काने का आरोप लगाया, लेकिन वो इससे इनकार करता रहा। संयुक्त अरब अमीरात के अलावा लीबिया और रूस भी रैपिड फोर्स को अप्रत्यक्ष रूप से मदद देते रहे। रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप सूडान में सक्रिय रही, जिसका मकसद वहां की गोल्ड माइंस पर कंट्रोल हासिल करना रहा। लड़ाई कर रहा दूसरा समूह भी फॉरेन मदद पा रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार ईरान सूडानी सेना को ड्रोन और हथियार सप्लाई कर रहा है। अब क्यों चलता आ रहा है अफ्रीकी महाद्वीप में संघर्ष? देखिए, अफ्रीका में सूडान अकेला नहीं है जिसके भीतरी लड़ाई में बाहरी लोग घुस आए हैं। अफ्रीकी मामलों के जानकार अक्सर ये संदेह जताते रहे कि महाद्वीप पर दिखता अंदरूनी संघर्ष असल में इंटरनेशनल स्तर की साजिश है, ताकि वहां के कच्चे माल और मैन पावर का फायदा पश्चिम ले सके। जर्नल ऑफ मॉडर्न अफ्रीकन स्टडीज के रिसर्च में सिलसिलेवार ढंग से दावा किया गया कि अफ्रीका में चल रही सिर्फ 30% लड़ाई ही आपसी है, जबकि बाकी 70% इंटरनेशनल देन है। पश्चिमी या दूसरे ताकतवर देश अफ्रीका के कुदरती संसाधनों पर कब्जा करने की नीयत से वहां अस्थिरता बनाए रखने में फायदा देखते हैं। कुल मिलाकर पॉइंट ये निकलता है कि दुनिया में कुछ ही देश हैं जो सबसे बड़े प्लेयर्स हैं और किसी न किसी बहाने से ये दुनिया के 70 से 80% देशों में किसी न किसी रूप से शामिल हैं। विदेशी ताकतों की इस डोमिनेंस को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे कुछ नए और दिलचस्प टॉपिक लेकर, लेकिन जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लें, ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।